वेलकम मित्रों, हम फिजिक्स में क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अध्ययन करा है पिछली क्लास में गाउस के नियम का अनुप्रयोग। आज हम अध्ययन करेंगे अनुप्रयोग नंबर 3, गाउस का अनुप्रयोग नंबर 3। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट, हम एक समान आवेशित अनंत समतल चादर लेते हैं। इस चादर पर एक बिंदु O लेते हैं जिससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो दूरी है वो आपकी R है। इसी अनंत समतल चादर पर एक अल्फांश A1 लेते हैं और इतनी ही दूरी पर एक अल्फांश A2 लेते हैं। जैसा हमने अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करी है और उसकी दिशा जानी है, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर है। इसी पृष्ठ पर A1 और A2 समान दूरी पर लिया है, यहाँ पर A1 और A2 भी वही समान दूरी पर लिया है। इस अल्फांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही DE1 सदिश और सिमिलरली इस अल्फांश A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2 सदिश है। यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो इस प्रकार आएगा। ये जो विद्युत क्षेत्र DE1 है ये OP के साथ थीटा कोण बना रही है, क्योंकि जितनी दूरी ऊपर है उतनी दूरी नीचे है, इसलिए ये भी थीटा बनेगा। अभी ये थीटा है तो शीर्ष समकोण कोण के कारण ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी शीर्ष समकोण कोण के कारण थीटा होगा। अब हम बिंदु P के लंबवत एक रेखा खींचते हैं, और वो रेखा इसलिए खींच रहे हैं कि हमें DE1 और DE2 के घटकों में वियोजन करना है। और घटकों में वियोजन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अनंत समतल चादर कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मालूम की जा सके। ये डायग्राम केवल दिशा के लिए व्यक्त किया जाता है। तो ये जो DE2 है वो थीटा कोण बना रहा है। जिधर थीटा कोण बनता है उधर घटक DE2 कोस थीटा होता है, और जिधर थीटा नहीं है उसकी विपरीत दिशा में घटक DE2 साइन थीटा होता है। सिमिलरली विद्युत क्षेत्र DE1 के कारण थीटा की दिशा में घटक DE1 कोस थीटा होगा, और इस थीटा की विपरीत दिशा में घटक DE1 साइन थीटा होगा। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा निरक्षीय घटक हैं जिनका परिणाम समान है और दिशा विपरीत है। अतः इनका जो नेट विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, शून्य। और जो x की दिशा में घटक है उनका परिणाम और दिशा दोनों ही समान है,
इसलिए इनका नेट जो विद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों घटकों के योग के बराबर होगा। और इन्हीं की दिशा में नेट विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। नेट विद्युत क्षेत्र की दिशा भी अक्षीय घटक की दिशा में होगी। तो विद्यार्थियों, मैं लैंग्वेज लिखूंगा तो पिछले वाला जो अनुप्रयोग पढ़ा है सेम वही लैंग्वेज है और इसमें कोई अंतर नहीं है। जहाँ अनंत लंबाई का सीधा चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, यहाँ पर अनंत समतल चादर तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ। हमने एक अनंत समतल चादर तार की कल्पना करी जिस पर कोई बिंदु O है, O से बिंदु R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसी समतल चादर पर एक अल्पांश A1 और उसकी समान दूरी पर एक अल्पांश A2 की कल्पना करते हैं। अल्पांश A1 पर विद्युत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE1 सदिश है और अल्फांश A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2 सदिश है। हमने बिंदु P पर एक अभिलंब खींचा। अब देखो ये जो अल्फांश A1 है वो विद्युत क्षेत्र DE1 से थीटा कोण बनाता है, क्योंकि ये दोनों दूरियां समान है इसलिए ये भी कोण क्या होगा, थीटा। अब देखो ये कोण और ये रेखा क्या है, जब दो रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो शीर्ष में कोण बराबर होते हैं, तो शीर्ष में कोण बराबर होते हैं। अब DE2 का थीटा की दिशा में घटक DE2 कोस थीटा होगा और थीटा की विपरीत दिशा में घटक DE2 साइन थीटा होगा। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र DE1 की थीटा की दिशा में घटक DE1 कोस थीटा होगा और थीटा की विपरीत दिशा में घटक DE1 साइन थीटा होगा। और फिर हम लिख देंगे निरक्षीय घटक DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा परिणाम में समान और प्रकृति में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं या शून्य कर देते हैं। अब एक्स एक्स की दिशा में जो विद्युत क्षेत्र के घटक हैं DE1 कोस थीटा DE2 कोस थीटा परिणाम और दिशा दोनों में समान है, अतः नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी अक्षीय दिशा में ही होगी। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस डायग्राम का मतलब केवल और केवल दिशा का ज्ञान करवाना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करेंगे इसके विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना। विद्युत क्षेत्र का परिकलन। देखो बच्चों, यदि मेरे पास एक कागज हो तो मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ आपको कि इसमें जैसे मान लो मेरा कागज है, अब मैं इसको बीच में से थोड़ा सा खोल कर देता हूँ। ये मेरा अनंत समतल चादर तार है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक 2r लंबाई के बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करता हूँ और जो पृष्ठ इस प्रकार होगा, देखो ये इस प्रकार आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ प्रैक्टिकली इसका ये होता है और जो मैं बोर्ड पर करूँगा वो दूसरे टाइप होगा। देखो दिख रहा है ना। तो ये है 2r, माना एक 2r लंबाई का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। ये तो आपका हो जाएगा। अब देखो जो चित्र मैंने अभी आपको दिखाया है उसका बोर्ड पर जो आरेख होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। देखो उस चित्र का जो बोर्ड पर आरेख होगा वो इस प्रकार होगा। मान लेते हैं कि ये आपका S1 पृष्ठ है और यहाँ पर S2 पृष्ठ है और ये वाला पृष्ठ जो है वो S3 है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना 2r
लंबाई का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जिसे तीन भागों या पृष्ठों में विभाजित किया है, जो निम्न है। नंबर 1, वर्ताकार पृष्ठ, S1, वृत्ताकार पृष्ठ S2 और बेलनाकार वक्र पृष्ठ S3। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं एक अल्फांश क्षेत्रफल की कल्पना करता हूँ। थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है और इस अल्फांश के लंबवत क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा dA सदिश। यहाँ पे एक अल्फांश और लेता हूँ dA, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी। दूसरा या तीसरा अल्फांश क्षेत्र में यहाँ पे लेता हूँ। इसमें भी विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा समान होगी। अब इन तीनों पृष्ठों से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, तीनों अल्फांशों से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा S1 E सदिश डॉट dA सदिश, S2 E सदिश डॉट dA सदिश प्लस S3 E सदिश डॉट dA सदिश। आप चित्र में देख रहे होंगे कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 है उसमें अल्फांश क्षेत्रफल सदिश अल्फांश के लंबवत या विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है विद्युत क्षेत्र और अल्फांश सदिश क्षेत्रफल के मध्य थीटा बराबर 0 डिग्री है। और जो पृष्ठ S2 है और उसमें सदिश क्षेत्रफल जो पृष्ठ के लंबवत है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो कोण बन रहा है ये वाला कोण जो है वो थीटा = 90 डिग्री है। और सिमिलरली इसी पृष्ठ पे भी थीटा बराबर 0 डिग्री है। या थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं है तो थीटा बराबर यहाँ पर 180 मान सकते हैं। तो नहीं, थीटा बराबर 0 डिग्री है। अब देखिए, अब इसका हम सदिश S1 थीटा बराबर 0 डिग्री है तो E dA cos 0 डिग्री प्लस S2 में
थीटा 90 डिग्री है तो यह आ जाएगा ई डी ए कोस 90, और कोस 90 का मान 0 होता है। S3 में क्या जाएगा, ई डी ए कोस 0 डिग्री। अब यदि इसको लिखें तो ये आपका ई तो बाहर आ जाएगा, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो डी ए, और ये कोस 90 का मान 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या जाएगा ई S3 डी ए। देखो फर्स्ट S1 और S3 दोनों वृत्ताकार भाग हैं, अतः इनका जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो A मान लेते हैं, तो ये आपका ये ई ए आ जाएगा, और प्लस ये भी ई ए आ जाएगा, तो हो जाएगा 2EA। तो अपना जो कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो फाई इजिकल टू 2EA आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। देखो यहाँ प्रश्न में अनंत समतल चादर है, ये एक पृष्ठ है और पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो जैसे इससे पहले वाले गाउस के अनुप्रयोग में रेखीय आवेश घनत्व था, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्षेत्रफल आवेश घनत्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समीकरण 1 हमारे काम आएगा। और अब देखो हम देखेंगे क्षेत्रफल आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व होता था आवेश बटावा लंबाई। अब यहाँ क्षेत्रफल आवेश घनत्व है तो क्या होगा, आवेश बटावा क्षेत्रफल। देखो हमें हमेशा पढ़ाई को कोरिलेट करना है, सहसंबंधित करना है। जहां पर रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते थे, वहां यहाँ पर क्षेत्रफल आवेश घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करेंगे, Q अपॉन ए। तो डेट सिंपलाइज Q इज इक्वल टू रो ए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 से Q का मान रखने पर तो ये फाई इजिकल टू आ जाएगा रो ए एप्सिलॉन 0। ये आपको जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो समीकरण 1 वह 3 से 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में से ए और राइट हैंड साइड में से ए कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारी क्या आ गई, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो यहाँ 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमणानुपाती सिग्मा, अर्थात जो क्षेत्रफल आवेश घनत्व बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और यदि क्षेत्रफल आवेश घनत्व घटेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटेगी, जिसका ग्राफ निम्न होगा। ग्राफ निम्न है। हम वाई एक्स और एक्स एक्स ड्रा करते हैं। एक्स एक्स पे सिग्मा लेते हैं और वाई एक्स पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं। अब देखो, सिग्मा कम है तो विद्युत क्षेत्र कम होगी, सिग्मा अधिक है तो विद्युत क्षेत्र अधिक होगी। ऐसी स्थिति का ग्राफ एक्स एक्स से और वाई से 90 डिग्री की एक सरल रेखा आती है और इसे हम लिख सकते हैं ई अनुक्रमानुपाती सिग्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 था वो ख़त्म होता है। अब मैं आपका इसका एक बार शॉर्ट एंड स्वीच में रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इसमें आवेश का अध्ययन किया, फिर इसमें अध्ययन किया आवेशन, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया विधि को ही हम आवेशन कहते हैं। फिर आवेशन की विधियाँ पढ़ी हमने 3। उसके बाद में हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र और फिर पढ़ा विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स पार्ट में अध्ययन किया द्विध्रुव, और द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया। फिर उसके बाद में हमने अध्ययन किया गाउस का नियम, और गाउस का नियम को हमने उसकी कई महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े, वो तथ्य ही महत्वपूर्ण थे। गाउस का नियम क्यों महत्वपूर्ण है और कूलाम का नियम क्यों महत्वपूर्ण नहीं है। कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति हमने पढ़ी। फिर उसके बाद में गाउस के नियमों के 3 अनुप्रयोग पढ़े। पहला अनुप्रयोग था किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा नियम था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा था एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे विद्यार्थियों, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब भी आपको आरबीएससी बोर्ड की एक स्ट्रेटेजी बताई थी, और वो स्ट्रेटेजी ये है कि जो आरबीएससी बोर्ड में चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th में जो आता है वो 5 नंबर का आता है। इसमें 5 नंबर में जो पहला नंबर का क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन 1 का 1 आता है और वो ऑब्जेक्टिव आता है, और एक आता है क्वेश्चन नंबर 19 जो 4 नंबर का आता है। यदि आपके पास समय कम है तो आप इस पार्ट को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग आवेश से लेकर द्विध्रुव तक, दूसरा भाग गाउस से लेकर गाउस के अनुप्रयोग तक। मैं आपसे जो बोर्ड का पैटर्न है उसके अनुसार आपको कह रहा हूं कि गाउस और गाउस के अनुप्रयोग पढ़ लिए तो आपके 4 नंबर आपके खाते में आ सकते हैं। अब रही बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 का 1, क्योंकि इस पार्ट में से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। न्यूमेरिकल पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करें पार्ट नंबर 1 में से, और केवल थ्योरेटिकल या कैलकुलेशन पार्ट देख लें तो आपके 5 नंबर बिल्कुल आपके खाते में आ जाएंगे। अतः मेरे वीडियो को कंटिन्यू वॉचिंग करने के लिए आप इसे लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद मित्रों।